एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशम फातिमा। तो टाइटल से आप लोगों ने जान लिया होगा ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें फॉर बिगिनर्स ये वीडियो है। तो एंड तक देखिए फॉर द क्लैरिटी। इंपॉर्टेंट बात जो हम सबसे पहले करेंगे वो है कि पेपर होता कैसा है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 2 जो होता है सी सैट का, जो होता है क्वालिफाइंग, मतलब उसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए अगर आपका पहला पेपर का कट ऑफ क्लियर होता है। तो सबसे पहले चेक होता है सी सैट। अगर आपका वो क्लियर हो रहा है, क्वालिफाइंग परसेंटेज से ज़्यादा है, तो आपका पहला पेपर चेक होगा। एंड उसमें अगर आपने कट ऑफ, उसमें हर साल वेरिएबल कट ऑफ रहता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। तो अगर आपका उसमें कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आप क्वालिफाई करोगे मेंस के लिए। तो मेंस पे आ जाते हैं। अब मेंस होता है सब्जेक्टिव, जैसे प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मेंस जो होता है वो पूरा सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें आपको यू हैव टू राइट द आंसर्स। तो कहीं ना कहीं जो प्रीलिम्स को कहा जाता है कि वो एलिमिनेशन राउंड है। उसके बाद आता है मेंस, जिसमें आपको जो ना पूरी आपकी जो इन डेप्थ नॉलेज टेस्ट करी जाती है, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपको लिखना आता है, अपनी बात को समझाना आता है कि नहीं, शॉर्ट में, लॉन्ग में, जैसे एसेज में आपको लॉन्ग में लिखना पड़ती हैं चीज़ें। और जो हमारा पेपर होता है उसमें 150 मार्क्स, 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप शॉर्ट में समझा पा रहे हो अपनी बात, लॉन्ग में समझा पा रहे हो, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। उसके लिए मैं कम कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसको कैसे प्रैक्टिस करें। खैर, हम आ जाते हैं अपनी वीडियो पे वापस। और उसके बाद अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो आप जाते हो इंटरव्यू राउंड में। इंटरव्यू को इंटरव्यू नहीं कहते, रादर वी कॉल इट पर्सनालिटी टेस्ट। उसमें आपकी पर्सनालिटी, वो आपकी नॉलेज मेन से टेस्ट कर चुके होते हैं, फिल्म से टेस्ट कर चुके होते हैं। नाउ दे वांट टू सी यू एज अ पर्सन, व्हाट इज योर पर्सनालिटी। सो ऐसे होता है हमारा पूरा यूपीएससी का ये एक ड्यूरेशन होता है, और ये पूरा 1 साल का ड्यूरेशन होता है। तो कहा जाता है ना, यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क, इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्मार्ट वर्क। आपका मेंटल टेस्ट बहुत होता है वहाँ पर, क्योंकि आप बहुत सारा 1 साल, और खुदा न खासा आपका एक स्टेप पे भी आउट होते हो तो वापस आप बैक टू स्क्वायर वन, आपको वापस से स्टार्टिंग से करना पड़ता है, फिर से प्री देना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मेंटली टायरिंग हो जाता है लोगों के लिए। तो उससे पहले आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर पूरा अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप को, जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है सिलेबस। आपके पास कोई डिजिटल नहीं, आपके पास एक प्रिंट आउट वाला फॉर्म में सिलेबस होना चाहिए सबके पास। आपके पास आईपैड हो, आपके पास कुछ भी हो, आप डिजिटल पढ़ाई करते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आपके पास एक प्रिंटेड फॉर्म में सिलेबस होना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। प्रीलिम्स का, मेंस का अच्छे से सिलेबस प्रिंट आउट करवा के लाओ। 10 रुपये 20 रुपये में हो जाएगा प्रिंट आउट करवा के, और उसको रखो। एंड वेन एवर यू आर ट्राइंग टू रीड एनीथिंग, सिलेबस को सामने रखो। एक वक्त ऐसा आ जाएगा 1-1.5-2 महीने बाद, जब आप कंटिन्यूसली सिलेबस देख देख के पढ़ोगे तो आपको सिलेबस पूरा याद होगा। मुझे पूरा सिलेबस थॉरली पता है। तो आपको सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर मेंस के लिए। आपको एक एक चीज़ अच्छे से सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस काफ़ी डिफाइंड है मेंस में। प्रीलिम्स में थोड़ा डिफाइंड उतना ज़्यादा नहीं है, दो है बट उतना ज़्यादा नहीं है, बट मेंस का बहुत डिफाइंड सिलेबस है। तो आपको थोड़ा सा अगर सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो दैट वुड बी ग्रेट। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको कहाँ से प्रिपरेशन बिगिन करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप सबसे पहले सिलेबस प्रिंट आउट करवा के ले आओ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है एनसीईआरटीज़। आप प्लीज़ कोई भी स्टैंडर्ड बुक अभी मत उठाओ, ये सबसे बड़ी गलती होती है। स्टैंडर्ड बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं क्या बताऊँ, ये मैं आपको बताती हूँ, जैसे कभी बिरयानी बना रहे हैं और बिना मैरिनेट करे कभी चिकन डाल दो तो वो अच्छी बिरयानी नहीं बनती है। मैरिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट बेस इज़ इम्पॉर्टेंट, टू हैव दैट बैकग्राउंड इज़ इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए वो बेस बहुत ज़रूरी होता है। दो वही एनसीईआरटीज़ हम पढ़ चुके होते हैं बट हमें कुछ याद नहीं होता है, तो हमें बाद में वो एनसीईआरटी 6 से 12 तक की, मैं
बताती हूँ कौन कौन सी एनसीईआरटीज, जैसे ज्योग्राफी की 6 से लेके 8 तक की, इवन 9 10 की भी बहुत जल्दी पढ़ लोगे। अगर सच में बैठोगे ना तो 5-6 दिन में, एक हफ्ता में 6 से 10 तक की पढ़ दोगे। उसके बाद आ जाते हैं 11 12 में 4 एनसीईआरटी, 11 की 2, 12 की 2, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, आपका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। सो बिफोर मूविंग टू ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको एनसीईआरटी से थॉरली क्लियर होना चाहिए। तो आप स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, तो इसीलिए 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए मतलब टेल यू टू स्टडी। उसके बाद आ जाती है इकोनॉमी। इकोनॉमी की भी 9 10, इकोनॉमी 9 से स्टार्ट होता है, तो 9 10 की भी बहुत जल्दी कर लोगे। फिर 11 12 में भी मतलब जो इंडियन इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस दे देगी। तो वो बिफोर मूविंग टू स्टैंडर्ड बुक्स आपको यू हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट थ्रू दैट बुक। तो हो गई इकोनॉमी की 9 10 11 12 वाली एनसीईआरटीज। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे मैं सजेस्ट करूंगी पर्सनली कि जो आर.एस. शर्मा वाली जो एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटीज जो थी, एंशियंट की, मिडिवल की और मॉडर्न की, वो मेरे पास आज भी हैं, वो बेस्ट है। मतलब 11 12 में होती थी वो, तो वो ज़रूर पढ़ो। बट एट द सेम टाइम 6 से लेकर के 10 तक की भी अच्छे से एक बार थरो रीड कर लो। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। और मैं आई वुड स्टिल सजेस्ट कि ओल्ड एनसीईआरटीज ढूंढो, ओल्ड एनसीईआरटीज बहुत आराम से मिल जाती है। तो ओल्ड एनसीईआरटीज 6 से लेके 10 तक की करो, और 11 12 वाली भी ओल्ड एनसीईआरटीज अच्छे से कर लो। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डेटा और फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इट ऑफन टेक्स टाइम, बट इट्स ओके। मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, थोरली अच्छे से पढ़ो, बहुत ज़रूरी है। बिफोर मूविंग टू स्टैंडर्ड बुक्स आपको ये बेसिक एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी। पॉलिटी में आपको मतलब 9 10 वाली उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। 11 12 वाली कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और ये सारी इंडिया बिफोर सिंस इंडिपेंडेंस, वो वाली एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वर्ल्ड हिस्ट्री वाली भी एनसीईआरटी है 11th की, वो भी पढ़ लेना, वो मेंस में काम आएगी। और मेंस से मैं यहाँ पर अभी बात कर रही हूँ ना बेस बनाने की। तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, जो आपके एसेज में हेल्प करेगा, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगा, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी, सोशियोलॉजी हो या पॉलिटी हो। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि वर्ल्ड हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी दो, वो मेंस के लिए रेलिवेंट ज़्यादा रहेगी, बट वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उसको भी ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। एक आपको नॉलेज होनी चाहिए वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे रेनेसां हुआ, कैसे क्या हुआ, कौन से इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स रहे, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं साइंस को। साइंस को अगर मैं बोलूँगी कि एनसीईआरटीज नहीं पढ़ो, बहुत सारी बुकलेट्स आती हैं, जैसे मेरे पास मैक्रो-हिल की साइंस का था, इवन लूसेंट का साइंस का था, वो पढ़ लोगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। खैर, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरी थिंकिंग ऐसी है कि साइंस इतनी सफिशिएंट हो जाएगी, बट अगर आपकी नहीं है तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट इतनी सब्जेक्ट्स ज़रूर अच्छे से करो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। और जो ज्योग्राफी आप पढ़ोगे उसी से आपका एनवायरनमेंट का बेस भी बन जाएगा, बिकॉज एनवायरनमेंट इंक्लूडेड होता है उस ज्योग्राफी एनसीईआरटीज में। सो बिफोर मूविंग टू स्टैंडर्ड बुक्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आई वॉन्ट एवरीवन कि आप लोग पहले एनसीईआरटी से बेस स्ट्रॉन्ग करो, बिना बेस के कुछ नहीं। तो बेसिकली कंक्लूजन इस वीडियो का ये होगा कि आपको सिलेबस निकाल के अच्छे से सिलेबस का स्टडी करना है, एंड देन कंप्लीट 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज। सबसे पहले ये कर लोगे तो मतलब आपको मैं कहूँगी कि आपका अच्छा खासा काम हो गया है। एंड साथ में एक और हैबिट स्टार्ट करो, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। और उसमें जो इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें। पॉलिटी मतलब ये वाला पॉलिटिक्स नहीं कि यहाँ ये हो गया, इस नेता ने इसको चप्पल मार दी और ये नेता लौट गए, ये वाला नहीं। आपको पॉलिटिकल इवेंट जैसे ECI से रिलेटेड कुछ हो रहा है तो वो SIR, तो वो सारे के बारे में इंफॉर्मेशन, एडिटोरियल रीड करो और थोड़े नोट्स बनाओ। तो ये 3 स्टेप आपको पहले फॉलो करने हैं फॉर बिल्डिंग योर बेस। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, या जो भी क्वेरी हो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।